नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गो इंडिया, जय गो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सर्कुलर 151 एसआरए। सर्कुलर 151 27/5/2015 को एसआरए द्वारा निर्गमित किया गया और ये जो सर्कुलर है वो आपके जो प्रपोज सोसाइटियां हैं, जो आपका जो एसआरए में जब पहला प्रपोजल जाता है सोसाइटी एसआरए के लिए, उस समय झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में मंजूर नियोजित सहकारी ग्रामीण संस्था के कार्य करने की पद्धति, मतलब जो भी सोसाइटी के अंदर मतलब नियोजित सोसाइटी को परमिशंस मिली है, उस सोसाइटी को क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, उस कार्य करने की पद्धति के विषय में ये सर्कुलर्स बनाए गए। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि ये जो नियोजित संस्थाएं हैं, नियोजित यानी प्रपोज सोसाइटियाँ। अब एक चीज पहले समझ लीजिए, नियोजित यानी प्रपोज्ड, मर्यादित यानी रजिस्टर्ड, मर्यादित मतलब लिमिटेड, और नियोजित मतलब प्रपोज्ड। तो ये सब आपके सामने कभी भी ये चीज़ आएगी सोसाइटी रजिस्टर, तो आप उसमें देखिए वहाँ पे सोसाइटी क्या लिखा हुआ है। कभी कभी कोई सोसाइटी REG रजिस्टर्ड लिखता है, कोई लिमिटेड लिखता है, लिमिटेड यानी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर वहाँ पे प्रपोज्ड PROP इतना लिखा होगा, समझिए प्रपोज सोसाइटी, या नियोजित लिखा रहेगा तो प्रपोज सोसाइटी है। अब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के प्रस्ताव को नियोजित सहकारी ग्रामीण संस्था द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तावित किया जाता है। उस सहकारी ग्रामीण संस्था के प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति देने के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियोजित संस्था के नाम परिशिष्ट 2 निर्गमित किया जाता है। अभी ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भी नियोजित सहकारी संस्था है, उस नियोजित सहकारी संस्था के प्रस्ताव को जब एसआरए द्वारा मान्यता दी जाती है, मतलब उसे अप्रूवल किया जाता है, मंजूरी दी जाती है एसआरए की, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस नियोजित संस्था का परिशिष्ट 2 निर्गमित करने का आदेश होता है और परिशिष्ट 2 सक्षम प्राधिकारी निर्गमित करते हैं। योजना के आशय पत्र निर्गमित होने के पूर्व प्राधिकरण के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पात्र झोपड़ी धारकों की सभा लेकर नियोजित संस्था के नाम, बैंक का खाता खोलना व संस्था के नाम आरक्षण के प्रस्ताव के मंजूरी के बाद संस्था का पंजीकरण किया जाता है। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अभी जैसे हमारे दर्शक कहते हैं कि सर मैं एसआरए में गया था, अधिकारी ने कहा कि भाई सोसाइटी हम अलॉटमेंट के बाद रजिस्टर्ड करेंगे, लेकिन वहाँ पे ये नियम नहीं है। जबकि नियम ये है कि जब तक सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, पोजीशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सर्कुलर 151 क्लियर कट कह रहा है कि आशय पत्र यानी LOI मिलने के पहले जो AR डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो वहाँ पे एक AGMs लेंगे, सर्वसाधारण सभा लेंगे, और सर्वसाधारण सभा में सभी की मंजूरी से उस संस्था के बैंक अकाउंट मतलब बैंक का खाता खोलने का और संस्था का नाम का आरक्षण रिजर्व करेंगे। उसके बाद संस्था को पंजीकरण किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी संस्था। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अधिकारी AR डिपार्टमेंट के अधिकारी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो अपना मनमाना आदेश आपको बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पुनर्वसन योजना को मंजूरी के बाद आशय पत्र निर्गत होने तक संबंधित झोपड़ी धारकों के प्रतिनिधित्व उनके नियोजित सहकारी संस्था ग्रामीण संस्था करती है। अब यहाँ पे जो भी आशय पत्र निर्गमित होता है, उस निर्गमित होने तक जो भी संबंधित झोपड़ी धारकों की, मतलब जो भी एनेक्शन 2 में झोपड़ी धारक का नाम है, उनका जो भी प्रतिनिधित्व करता है, उनके नियोजित सहकारी संस्था करती है, जो संस्था के चीफ प्रमोटर है और बाकी अन्य प्रमोटर्स हैं, उनका काम है।
उक्त सहकारी गृह संस्था के कामकाज किसी भी कानून या नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अब ये दोस्तों मैंने कई बार आपको कहा हूँ मैं कि जो भी प्रपोज सोसाइटी है वो किसी कानून के दायरे में नहीं आती जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि प्रपोज सोसाइटियों पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट लागू ही नहीं होता है। तो इसके लिए ये वहाँ पे कोई भी कानून या नियम उसके अंतर्गत नहीं आता है। अब उस पर नियंत्रण रखने के लिए एसआरए ने सर्कुलर 151 निर्गमित किया है। योजना के प्रगति के विषय की सूचना सभी झोपड़ी धारकों को ना मिलने से क्षेत्र में रहने वाले झोपड़ी धारकों में झगड़े हो रहे हैं। मतलब ये चीज एसआरए के सीईओ अधिकारी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, और सरकार को भी ये पता है कि लोगों को जो आपके डेवलपमेंट है उसके बारे में बराबर सूचना नहीं मिलती है। उस सूचना ना मिलने के कारण झोपड़ी धारकों में आपस में वाद विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और इस विषय में प्राधिकरण में मतलब एसआरए में बड़े पैमाने पे कंप्लेंट्स फाइल हो रही है, मतलब उनको कंप्लेंट्स मिल रही है। इसके कारण एक ही क्षेत्र में 2 गुट बनाकर दोनों गुट स्वतंत्र व्यवस्थापक समिति की स्थापना करने की इच्छा रखते हैं। अब ये तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पे एक ही एरिया में 2-2, 3-3 लोग अपनी अपनी सोसाइटी बनाते हैं, बोलते हैं हम हमारे हिसाब से करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लम्स करती है, जिसके वजह से डेवलपमेंट में डिले होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वहाँ पे सर्कुलर 151 के अंदर नियम बनाए गए कि इस चीज़ का निपटारा कैसे किया जाए। इस झगड़े के कारण झोपड़ी धारकों में योजना के कामकाज के विषय में भ्रम निर्माण होता है। मतलब जो भी उनको पता नहीं चलता है, आपस में लोग लड़ते हैं और उनके अंदर भ्रम पैदा होता है कि भैया ये लड़ाई ऐसी चले, डेवलपमेंट क्या होगा, विकास का निर्माण होकर विकास काम में रुकावट व अड़चन निर्माण होती है। अब ये सीधी सी बात है, जहाँ पे लोग आपस में झगड़ेंगे वहाँ पे तो भाई प्रॉब्लम होगी और इसके अंदर डेवलपमेंट रुकेगा। तो इसलिए नियोजित संस्था के जो भी नियोजित संस्था के काम सुचारू रूप से यानी स्मूथली चले, वो विकास योजना में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए नियोजित संस्था के मुख्य प्रवर्तक व अन्य प्रवर्तक का चुनाव और इस प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए निम्न कार्य पद्धति निश्चित की जाती है। अब एसआरए ने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो चीज़ें हो रही है उस चीज़ों से निजात पाने के लिए, जहाँ पे लोगों का उद्धार हो, लोगों की जो भी योजना है, सरकार की योजना है, वो सफल हो, और जो आपकी जो सोसाइटी के अंदर जो कार्य चल रहे, कामकाज चल रहा है, वो सुचारू रूप से चले, यानी स्मूथली चले, लोगों को पता चले, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार किया है सर्कुलर 151 ने। अब गाइडलाइंस के अंदर गाइडलाइंस में नंबर 1 में क्या बताया जा रहा है देखते हैं। नंबर 1 में पुनर्वसन योजना प्रस्तुत करते समय नियोजित संस्था के सर्वसाधारण सभा में जिस मुख्य प्रवर्तक व अन्य प्रवर्तक का चुनाव हुआ है, उस समिति द्वारा हर वर्ष उसकी सहकारी संस्था का पंजीकरण होने तक 30 सितंबर के पहले योजना में समाविष्ट झोपड़ी धारकों की सर्वसाधारण सभा बुलाना अनिवार्य बंधनकारक एक ही है। अब इसके अंदर ये कहता है, सर्कुलर ये कहता है कि आपकी जो भी सोसाइटी है, नियोजित संस्था है, उस संस्था में जो सर्वसाधारण सभा में जिस प्रमोटर को, मुख्य प्रमोटर को मतलब मुख्य प्रवर्तक को और अन्य जो प्रवर्तक है उनका चुनाव होता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि हर वर्ष 30 सितंबर के पहले हर वर्ष ये एजीएम लें, मतलब सर्वसाधारण सभा का आयोजन करें और जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का निराकरण करें, जिसके कारण लोगों के अंदर जो भी भ्रम है वो भ्रम दूर हो और विकास के अंदर कोई भी अड़चन पैदा नहीं हो। अब पॉइंट नंबर 2 कहता है कि उक्त सर्वसाधारण सभा क्षेत्र में या नज़दीकी क्षेत्र में आयोजित करनी होगी। मतलब वो जो भी सभा यानी मीटिंग जो भी है, आपके जो प्लॉट्स मतलब जो भूखंड है वहाँ पे अगर जगह है तो वहाँ आप लें,
या तो नज़दीकी क्षेत्र में कहीं अगल बगल में हॉल वगैरह देख के वहाँ पे रखी जाएगी। और उस सभा की जो नोटिस है तो उस प्रारूप परिशिष्ट 2 में जो भी ड्राफ्ट एनेक्शल 2 है, उस ड्राफ्ट एनेक्शल 2 में जो भी सभासद है उन झोपड़ी धारकों को 7 दिन के पहले, 7 दिन मतलब जिस दिन आपने सभा रखी है उस दिन से 7 दिन पहले आपको उनको नोटिस देना है। और सभा में प्रारूप नियोजित संस्था के परिशिष्ट 2 में नाम समाविष्ट झोपड़ी धारक के एक व्यक्ति को, मतलब आपके जो परिशिष्ट 2 में जो भी झोपड़ी धारक का नाम समाविष्ट है उस झोपड़ी धारक के परिवार के एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा। एक व्यक्ति यानी पति या पत्नी, ये पहले आप समझ लीजिए, पति या पत्नी, अन्य को नहीं, सिर्फ पति और पत्नी को। अब यहाँ पे पति और पत्नी क्यों दिया है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे सर्कुलर 152 कंप्लायंस होता है, सर्कुलर 152 लागू होता है। कि सर्कुलर 152 कहता है कि जब भी एनेक्शल 2 में कोई भी व्यक्ति पात्र होता है तो उसके साथ में उसके पति या पत्नी दोनों साथ में पात्र होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, नॉमिनी यानी पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक है और इसलिए उनकी दोनों की पात्रता साथ में होती है। इसलिए मीटिंग्स में भी उनको कहा गया या तो पति रहे या पत्नी रहे, क्योंकि 152 में वो अधिकार उनको दिया गया है कि 152 में अगर उनका समझो पति एक्सपायर हो गए, पत्नी है, पत्नी ने नाम ट्रांसफर नहीं भी कराया तो पत्नी को अधिकार बनता है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, उक्त सभा के विषय पत्र पर निम्नलिखित विषय रखना बंधनकारक होगा। मतलब जो भी आप नोटिस बोर्ड पे वहाँ पे विषय लेंगे, नोटिस पे या सभा के वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे, उस विषय में कुछ नियम ऐसे हैं कि उसको आपको रखना ही है। उसमें विषय क्रमांक 1, संस्था के पुनर्वसन योजना के कामकाज की सूचना झोपड़ी धारकों को देना, वह योजना के संबंध में नियम व दुविधा पर चर्चा करना। अब इसके अंदर ये आता है कि जो भी आपकी योजना चल रही है उस योजना के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या आगे काम होने वाला है, जो भी कामकाज है उस विषय में पूर्णतः जानकारी लोगों को तक पहुंचाना और आपके जो भी रूल्स हैं और जो आपके प्रॉब्लम्स है उस विषय में चर्चा करना। अब विषय क्रमांक 2, विषय क्रमांक 2 में नियोजित संस्था के मुख्य प्रवर्तक व अन्य प्रवर्तक समिति के अगले साल के लिए नियुक्त करना, इसके लिए अलावा अन्य कोई विषय आवश्यक तो उस विषय में। अब यहाँ पे ये होता है कि जो भी आप सभा लेते उसके अंदर जो भी आपके एक समिति है, समिति यानी मुख्य प्रवर्तक और अन्य प्रवर्तक, उनके अगले साल के लिए नियुक्ति करना। अब यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं, ये समझना होगा कि अगले साल के लिए दूसरा, आप चाहे तो जो चीफ प्रमोटर है उनको निकाल के आप दूसरे चीफ प्रमोटर की नियुक्ति कर सकते हैं। ये यहाँ पे अधिकार आपको दिया जाता है कि आप वहाँ पे नियुक्ति करेंगे और कोई अन्य विषय हो उस विषय में संस्था स्तर पर चर्चा करना। अब अन्य विषय क्या, अब अन्य विषय तो बहुत है दोस्तों। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आपके यहाँ पे एजीएम की डिमांड कीजिए, एजीएम आए तो सबको समझाइए, वहाँ पे मुद्दा उठाइए, वहाँ मूक दर्शक मत बनिए, मूक दर्शक मत बनिए कि सोसाइटी ने मीटिंग रखा, बिल्डर ने पैसे दिए, मीटिंग रख दिए, वहाँ पे नाश्ता चाय पानी सब है, मस्त मजी के उन्होंने कहा, आप सुन के आ गए। सो एजीएम वो नहीं होती, एजीएम में सुनने के लिए नहीं जाता। एजीएम में आपको भविष्य में क्या करना है, आपको क्या तकलीफ हो सकती है भविष्य में, उस चीज़ों का निराकरण करने के लिए एजीएम सर्वसाधारण सभा बुलाई जाती है। तो उसके अंदर आपके जो मुद्दे हैं वो रखिए। जैसे भाड़े के मुद्दे हो गए कि भाड़े कितने होने चाहिए, भाड़े का ठहराव, भाड़ा हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा, ये सब चीज़ें लोगों की है। आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो शायद हो सकता है कि लोगों के मन में भी वो चीज़ें हैं लेकिन वो बोलने से डर रहे हैं, लेकिन यदि आप उठाएंगे तो वो भी निडर होकर उस चीज़ पे आपकी सहमति देंगे। और बहुत सारी चीज़ें, आपकी मूलभूत सुविधाएं क्या है,
बिल्डर आपको क्या देने वाला है, खाली ढांचा बना के देगा 300 स्क्वायर फीट का, कि उस रूम में क्या देने वाला है, बाथरूम में गीजर देगा, बाथरूम में नल कौन सी कंपनी के देंगे, दरवाजे कौन सी कंपनी के, ये सब चीज़ों पे आप विचार कर सकते हैं। अब उनके पॉइंट नंबर 4, सर्कुलर 151 का पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, सर्वसाधारण सभा की उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से टिप्पणी करें। मतलब सर्वसाधारण सभा में जो भी उपस्थिति होगी वो बायोमेट्रिक पद्धति से टिप्पणी करें। मतलब जो भी लोग वहाँ पे आए हैं उनके बाकायदा नंबरिंग के हिसाब से, बायोमेट्रिक नंबरिंग के हिसाब से उसका जो भी टिप्पणी करें और उसका पूरा अहवाल बनाए, और सभा के कामकाज का संपूर्ण वीडियो चित्रीकरण करना अनिवार्य है। मतलब वीडियोग्राफी करना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि सभा का लेखा जोखा, यानी सभा का जो भी विवरण है वीडियो सीडी के साथ में सभा के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। अब जो भी आपने वहाँ पे सभा ली, आपकी जो भी सभा हुई है, वहाँ पे जो भी मुख्य प्रवर्तक है या प्रवर्तक है, उनका काम है कि 30 दिनों के भीतर वहाँ का जो भी चीज़ें हैं वीडियो सीडी से लेके आपके जो भी वहाँ पे प्रस्ताव हुए हैं वो सब चीज़ प्राधिकरण मतलब एआर डिपार्टमेंट में डिस्पैच करें और उन्हें बताएं कि भाई हमारी ये चीज़ हो गई है, वो उसके ऊपर निर्णय लेंगे। इसके अलावा सभा का लेखा जोखा संस्था के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाए। अब संस्था का जो कार्यालय है वहाँ नोटिस बोर्ड होगा, तो नोटिस बोर्ड पे भी इस चीज़ को लगाए ताकि आपके लोग देख सके कि भाई सभा में जो चीज़ बातें हुई है वो आपके विवरण में वही है या आपने बदली किया है, कहीं उनके साथ छल तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखा होगा। अब पॉइंट नंबर 6, नियोजित संस्था 30 सितंबर तक सर्वसाधारण सभा का आयोजन ना करने पर प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक 148 के नियमों के अंदर सभा का आयोजन सरकार विभाग द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर कट कहा गया है कि अगर उन्हें कहा गया है मुख्य प्रवर्तक को कि 30 सितंबर के पहले, हर वर्ष 30 सितंबर के पहले आपको वहाँ पे एजीएम्स लेने हैं। यदि वो एजीएम्स नहीं लेते हैं तो आप कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भैया 30 सितंबर हो गए लेकिन इन्होंने जो हमारे मुख्य प्रवर्तक उन्होंने कोई भी एजीएम्स नहीं लिए, तो प्राधिकरण के परिपत्रक 148 जो सर्कुलर 148 है उसके नियम के अंतर्गत सभा का आयोजन सरकार विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब जो एआर डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे एजीएम्स लेंगे और वहाँ पे हो सकता है आपके कमेटी का भी चुनाव हो या आदर्श हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 7, नियोजित संस्था की योजना का कामकाज, विकासक के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायत या विकास में आने वाले कोई भी बाधा, इन चीज़ों का जो भी तक शिकायत है वो आपके मुख्य प्रवर्तक या प्रवर्तक सुनवाई करेंगे। मुख्य प्रवर्तक या प्रवर्तक सुनवाई करेंगे। पॉइंट नंबर 8 में जो भी मुख्य प्रवर्तक और अन्य प्रवर्तक सर्वसाधारण सभा में चुने गए हैं उसके अलावा किसी दूसरे प्रबंधन समिति से कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब क्या होता है कि अभी जैसे एक सर्वसाधारण सभा लगी, उसके अंदर एक कमेटी डिसाइड हुई, एक प्रबंधक समिति का चुनाव हुआ जिसके अंदर एक चीफ प्रमोटर मतलब मुख्य प्रवर्तक और प्रवर्तक को चुना गया। अब वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो उस पर कंप्लेंट फाइल करेंगे कि भैया गलत है ये क्या, तो उसमें क्लियर कट गया है कि जो जन सहमति से चुना गया है उसके खिलाफ कोई भी प्रबंधन समिति से कोई भी अथवा उसी नाम से, मतलब क्या होता है कि अभी संस्था एक हुई, अब उस संस्था के आधार पे उसी संस्था के आधार पे दूसरी कमेटी बन गई, वो कंप्लेंट फाइल कर रही है कि भाई इस चीज़ का एक गलत हुआ है, कमेटी हमारी है। तो उसमें ये हुआ है कि जो भी सभा बुलाई गई है और उसके अंदर लोगों ने अगर उनको चुना है जन समर्थन से, तो उसके ऊपर
कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, मतलब उस चीज़ को फाइनल माना जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 कहता है उक्त सभा का आयोजन मुख्य प्रवर्तक व अन्य प्रवर्तक इनके सर्वसाधारण सभा में नियुक्ति के विषय में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो प्रस्तुत विवरण व वीडियो सीडी की जांच सरकार विभाग द्वारा कर शिकायत पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब इस बीच में अगर कोई भी कंप्लेंट्स आती है, सीरियस कंप्लेंट्स आती है, जैसे अभी क्या होता है कि जैसे आपने एक जन साधारण सभा बुला लिया, आपके पास समझ लो 55% है, अब उन्होंने भी वहाँ पे जन सहमति से कंप्लेंट फाइल किया, तो उस जन सहमति में आपके वीडियोस पर जांच किया जाएगा, आपके विवरण को देखा जाएगा, उस विवरण को और वीडियो की सीडी की जांच करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सहायक निबंधक द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 151 में प्रपोज सोसाइटियों में जो झोपड़ी धारकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, आप उस अधिकारों का इस्तेमाल कर और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब लोगों का कहना है कि भैया सोसाइटी तकलीफ देती है, सोसाइटी मीटिंग नहीं लेती, कुछ बताती नहीं, तो उसके लिए सर्कुलर 151। तो दोस्तों आज हमने जाना 151 सर्कुलर्स क्या है, और इसके पहले भी मैंने कई बार प्रपोज सोसाइटी के बारे में बताया था कि प्रपोज सोसाइटी को कानून नहीं लगते। अगर कानून उनको नहीं है जो कमेटी में बैठे, तो कानून आप पे भी लागू नहीं है। आप भी वहाँ पे जन समुदाय एक जनरल मीटिंग लेके बाकायदा मैंने ये भी कहा था भाई आप वहाँ पे सबको नोटिस दीजिए 7 दिन पहले। नोटिस देने के बाद आप सभा बुलाइए, सभा का वीडियो चित्रीकरण कीजिए, वो सब होने के बाद उस पर प्रस्ताव पास कीजिए, प्रस्ताव पास होने के बाद सब कुछ होने के बाद जो भी विवरण तैयार कीजिए, वीडियो सीडी के साथ आप AR डिपार्टमेंट को वहाँ पे सबमिट कीजिए। तो ये नियम से जो भी नियोजित संस्था है, मतलब प्रपोज सोसाइटियों के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी उस विषय में कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस विषय में समझें तो और लोगों को भी समझाइए ताकि और लोग भी जागरूक हों। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।